हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके पहले आपने पढ़ा है कूलाम का नियम, जिसमें जो कूलाम का नियम होता है वो हमेशा दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होता है। लेकिन अगर आवेश जो है दो से अधिक दिए गए यानी कि कई सारे आवेश उपस्थित हैं तो उन सभी आवेशों के कारण जब किसी एक बिंदु पर बल आरोपित होता है तो इसे बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे समझने के लिए पहले आप एक फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक निकाय है, इस निकाय में ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है एक्स अक्ष है और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है वाई अक्ष है। ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष और यहाँ पर ये हो जाएगा वाई अक्ष। अब इस निकाय में जो है मान लीजिए कई सारे आवेश जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश उपस्थित है इस प्रकार से, इससे हम लोग मान लेते हैं Q1, ये हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ पर उपस्थित है, इससे मान लीजिए आप Q2। इसी प्रकार से एक बिंदु आवेश यहाँ पर उपस्थित है, इससे आप मान लीजिए Q3। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु आवेश उपस्थित है, इससे हम लोग मान लेते हैं Qn। तो ये मान लीजिए यहाँ पर कि इस निकाय में जो है कई सारे आवेश यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग इस आवेश से मूल बिंदु की बात करें, मूल बिंदु आपका ये होता है, तो यहाँ पर मूल बिंदु से इस आवेश की जो दूरी है इससे आप मान लीजिए यहाँ पर ये दूरी है आपकी सदिश r1, इतना मान लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दूसरा बिंदु आवेश दिया गया है ये, इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर r2, ये हो जाएगा। और इसके अलावा जो तीसरा बिंदु आवेश दिया गया है ये, इसकी दूरी हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं r3, इतना हो गया। इसके अलावा एक बिंदु आवेश यहाँ पर दिया गया है, ये आपका Qn, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो बिंदु आवेश दिया गया है इससे आप चाहे तो ये वाली दूरी डॉट डॉट करके प्रदर्शित कर दीजिए। यहाँ पर Qn का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है कई सारे आवेश यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर ये वाली दूरी हम लोग मान लेंगे Rn, ये हो गया। तो जितने भी आवेश यहाँ पर इस निकाय में उपस्थित थे उन सभी आवेशों की जो है ये मूल बिंदु से दूरी हो गई। ये यहाँ पर जो है आपका मूल बिंदु होता है, इससे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं बिंदु O से, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने भी आवेश उपस्थित हैं इन सभी आवेशों के कारण जो है किसी एक आवेश पर, जैसे कि मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो बिंदु आवेश है Q1, इस पर अगर आपको बल ज्ञात करना है इस आवेश Q1 पर, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मान लीजिए इस Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इस प्रकार से इस पर जो है बल आरोपित होगा और इस बल को आप लिख सकते हैं F12। ये आपको पहले भी बताया गया है। 1-2 का मतलब, यहाँ पर 1 का मतलब आवेश Q1 पर बल लग रहा है, 2 का मतलब Q2 के कारण, यानी कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल इस प्रकार से आरोपित होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए Q3 के कारण अगर हम लोग Q1 पर बल ज्ञात करें तो इसके लिए ध्यान दीजिए Q3 के कारण Q1 पर बल, इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएगा F13, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल इतना हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है अगर आप इस Q1 के कारण ज्ञात करेंगे तो इस पर लगने वाला बल ये हो जाएगा। इससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं F, यहाँ पर हो जाएगा 1n, इसका मतलब आवेश Q1 पर Qn के कारण लगने वाला बल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये बिंदु दिया गया है आपका Q1, इस पर जो है इन सभी आवेशों के कारण जो है बल आरोपित हो रहा है, तो इससे बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए किस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी
बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। ध्यान दीजिए यहाँ पर अन्य सभी यानी कि जितने भी आवेश हैं, यहाँ पर क्या बात हुई थी, किसी बिंदु आवेश पर यानी कि एक बिंदु आवेश, जैसे कि क्या लिया गया Q1, इस पर जो है इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल होगा, ये बल जो है उस बिंदु आवेश पर, आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये नियम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर किस बिंदु पर बल लग रहा है, आवेश Q1 पर, किसके कारण, जितने भी आवेश दिए गए हैं इन सभी के कारण जो है इस Q1 पर बल आरोपित हो रहा है। तो वही बताया गया आपको कि किसी बिंदु आवेश पर, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है Q1 की, अन्य सभी आवेशों के कारण, अन्य सभी आवेश यानी कि Q2, Q3, Qn, ये जो सभी दिए गए, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल है, ये जो है उस बिंदु आवेश पर जो है प्रत्येक आवेश द्वारा, यानी कि इस बिंदु पर जो है इन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। यानी कि इससे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, ये अतः, ध्यान दीजिए, F1 इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि आवेश Q1 पर बल लग रहा है, तो इससे आप लिखेंगे परिणामी बल को F1 बराबर हो जाएगा F1 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा F1 3 प्लस, इसके बाद आप लगा सकते हैं डॉट डॉट प्लस F1n, इस तरीके से, यानी कि जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उस निकाय में, उन सभी के कारण लगने वाले बलों का जो सदिश योग होगा ये उस बिंदु आवेश पर लगने वाले परिणामी बल के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इस नियम को लिख सकते हैं। तो ये नियम आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है अगर इस निकाय का यूज करें तो इसमें कौन कौन से आवेश उपस्थित हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, इस तरीके के जो है n आवेश यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि माना किसी निकाय में n आवेश यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस निकाय में n आवेश यानी कि Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn का मतलब कई सारे आवेश यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, Qn उपस्थित हैं तथा Q2, Q3 डॉट डॉट Qn के सापेक्ष Q1 के स्थिति सदिश
स्थित सदिश। अब इसके लिए ध्यान दीजिए आप फिगर में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है Q1। अगर इस Q1 का हम लोग इस Q2 के सापेक्ष स्थित सदिश ज्ञात करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं R12। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका आप स्थित सदिश ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से ध्यान दीजिए, जब आप आवेश Q2 के सापेक्ष जो है Q1 का स्थित सदिश ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा R13। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर Q1 के सापेक्ष यहाँ पर Q1 का स्थित सदिश ज्ञात करेंगे तो इससे आप लिख सकते हैं R1n। इस तरीके से ये स्थित सदिश याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है R1n। इसका मतलब ये है यहाँ पर ध्यान दीजिए किसके सापेक्ष, Qn के सापेक्ष। किसका स्थित सदिश, Q1 का स्थित सदिश। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर जो है लिखा गया है Q2 Q3 Qn के सापेक्ष जो है Q1 के स्थित सदिश। तो इससे आप इस प्रकार से लिखेंगे R12, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा R13, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें डॉट डॉट R1n है। तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल अब यहाँ पर जो हम लोग कूलाम के नियम का यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा, यानी कि जो आवेश Q1 है उस पर जितने भी अन्य आवेश दिए गए उनके कारण लगने वाला हम लोग वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग ज्ञात करें F12, इस प्रकार से जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये आवेश जो Q1 दिया गया है, ध्यान दीजिए Q2 के सापेक्ष इसका स्थित सदिश क्या था, R12। ये आपको दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे R12 का होल स्क्वायर, और इसके अलावा यहाँ पर लग जाएगा इकाई सदिश। इस प्रकार से R12 कैप यहाँ पर लग जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए आपको इसके पहले का लेक्चर जिसमें आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप बताया गया वो आपको तैयार करना होगा, तब आपको यहाँ पर ये पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप यूज किया गया है। इसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर जो है आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा F13 बराबर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर अब हो जाएगा Q1 इंटू में हो जाएगा अब की बार Q3, क्योंकि Q1 और Q3 के बीच बल ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R13 स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पर लग जाएगा R13 कैप। इस तरीके से तो जितने भी आवेश होंगे उन सभी के कारण आपको बल ज्ञात करना रहेगा। तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पर जो है आवेश Q1 के कारण ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए F1n, इस तरीके से लिख सकते हैं Qn के कारण जो है यहाँ पर Q1 पर बल। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर अब आएगा Q1 और ये हो जाएगा Qn बट्टे में हो जाएगा R1n स्क्वायर और इसके अलावा R1n कैप, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों बल ज्ञात हो गए, यानी कि आवेश Q2 के कारण, Q3 के कारण और Qn के कारण जो है हम लोगों ने यहाँ पर बल ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के
सिद्धांत से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया है F1 बराबर F12, इसके अलावा F13 प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं डॉट डॉट F1n। ये फार्मूला आपको अभी बताया गया है, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको मान रखना है, तो ये हो जाएगा F1 इस प्रकार से बराबर। अब ध्यान दीजिए, इनकी जगह पर आपको मान रखना है, तो ये मान आपको यहाँ से रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका मान रखेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे में हो जाएगा R12 स्क्वायर, और इसके अलावा हो जाएगा R12 कैप। ये इसका मान हो गया। अब इसी प्रकार से आप 1/3 इसका मान रखेंगे, तो प्लस यहाँ पर फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया गया है। इसके अलावा इंटू यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q3 बट्टे में दिया गया है R13 का होल स्क्वायर, और इसके अलावा R13 कैप, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस, अब आप यहाँ पर डॉट डॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए F1n ये वाला मान रखना है आपको। तो जब यहाँ से आप मान रखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ध्यान दीजिए यहाँ पर है Q1 Qn बट्टे में है R1n स्क्वायर, और इसके अलावा R1n कैप। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ पॉइंट कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं F1 इतना हो जाएगा। ध्यान दीजिए Q1 सभी में दिया गया, क्योंकि आवेश Q1 पर ही आप बल ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा Q1, यहाँ पर आप लिखेंगे Q1, ये पूरे में कॉमन है इतना। इसके अलावा ध्यान दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी सभी में दिया गया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कॉमन हो गया। तो जब आप इतना कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा Q2, क्योंकि आपने Q1 कॉमन ले लिया है। इसके अलावा बट्टे में हो जाएगा R12 स्क्वायर, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा R12 कैप। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा Q3 बट्टे में हो जाएगा R13 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R13 कैप। फिर प्लस, इसके बाद आप डॉट डॉट लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर बचेगा Qn, और बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लिखना है R1n। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 1n है, यहाँ पर 1 2 नहीं है, तो 1n का स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा R1n कैप, इतना। तो ये यहाँ पर जो आया है, ये जो है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप आवेश Q1 पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी निकाय में कई सारे आवेश उपस्थित होंगे तो उन सभी आवेशों के कारण जो है, जो आपको किसी एक बिंदु पर आरोपित बल ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए आपको अध्यारोपण का सिद्धांत जो है यूज करना होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। सतत आवेश वितरण क्या होता है, याद रखिएगा, जब किसी वस्तु पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित रहता है तो उसे बोला जाता है सतत आवेश वितरण। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक तार दिया गया है इस प्रकार से, इस पर आवेश जो है ये एक समान रूप से फैला हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब है इसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। जैसे कि मान लीजिए कोई चादर दी गई है, आपको समतल चादर दी गई है, इस पर जो है आवेश इस प्रकार से फैला हुआ है एक समान रूप से, तो इससे बोला जाता है सतत आवेश वितरण। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर यदि जो है किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है तो इससे बोला जाता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। पहला, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। पहला होता है आपका रैखिक आवेश वितरण। जैसे कि आपका ये दिया गया है, यहाँ पर एक ये तार दिया गया, ये आपका होता है रैखिक आवेश वितरण।
इसी प्रकार से दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, तो जो पृष्ठ आवेश वितरण होता है आपका, इसमें आवेश जो होता है वो पूरी किसी सतह पर फैला होता है। जैसे कि ये दिया गया आपको, ये होता है आपका पृष्ठ आवेश वितरण, यानी कि आवेश जो है किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित रहता है। इसके अलावा तीसरा होता है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, इसमें जो है आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला होता है। संपूर्ण आयतन में जो है एक समान रूप से फैला होता है, इससे बोला जाता है आयतन आवेश वितरण। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब आवेश जो है किसी वस्तु पर एक समान रूप से फैला होता है, एक समान रूप से वितरित रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सतत आवेश वितरण। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित जो है न्यूमेरिकल आते हैं आपके। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है, तो यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी आवेश जो है एक समान रूप से वितरित रहता है तो इसे बोला जाता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। आप बता सकते हैं कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। याद रखिएगा, इसमें जो पहला आपको बताया गया है रैखिक आवेश वितरण, या फिर इससे बोल सकते हैं आप रेखीय आवेश वितरण। पहला आप बता सकते हैं इसमें रेखीय आवेश वितरण, रेखीय या फिर इसे रैखिक भी बोल सकते हैं आवेश वितरण। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इससे आप रेखीय या फिर रैखिक आवेश वितरण बोल सकते हैं। आपको बताया गया है कि जब आवेश जो है रैखिक रूप से किसी वस्तु पर वितरित होता है, यानी कि किसी रैखिक वस्तु पर जो है एक समान रूप से वितरित रहता है, तो उसे बोला जाता है रेखीय आवेश वितरण। तो आप बता सकते हैं कि जब आवेश किसी रैखिक वस्तु पर एक समान रूप से वितरित रहता है, तब रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। तब यह रैखिक आवेश वितरण कहलाता है।
रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए एक सीधे तार पर आवेश, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आवेश जो है एक सीधे तार में फैला हो, आप बता सकते हैं जैसे आवेशित सीधा तार, आवेशित सीधा तार। इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर जैसे कि एक आवेशित वृत्तीय वलय, इसके बारे में बता सकते हैं आप यहाँ पर, आवेशित वृत्तीय वलय। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसे अगर आप प्रदर्शित करना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक आवेशित सीधा तार हो गया, इस पर आवेश जो है इस प्रकार से एक समान रूप से फैला हुआ है, तो ये आपका रैखिक आवेश वितरण है, या फिर इसे आप रेखीय आवेश वितरण भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जैसे कि आप बात कर सकते हैं वृत्तीय वलय की, इस तरीके से, तो इस पर जो आवेश होगा वो भी एक समान रूप से फैला हुआ हो, मान लीजिए इस प्रकार से। ये आपको एक वृत्तीय वलय दिया गया है और इस पर आवेश जो है ये एक समान रूप से वितरित है, यानी कि फैला हुआ है। तो ये यहाँ पर कैसा वितरण होगा, ये आपका होगा रैखिक या फिर रेखीय आवेश वितरण। ये आप लोग याद रखिएगा। इसी से संबंधित टॉपिक जो आपका पेपर में आता है वो आता है रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, और फॉर्मूला होता है इसका आवेश बटे लंबाई। ये फॉर्मूला होता है आवेश यानी कि Q, लंबाई यानी कि L। इस तरीके से अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि रेखीय आवेश घनत्व तो किसे कहते हैं, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए आवेश और बट्टे में क्या है लंबाई, तो आप बता सकते हैं कि आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी परिभाषा बता सकते हैं। डायरेक्ट आप आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी परिभाषा बता सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर इसका फॉर्मूला। इसके अलावा अगर आपको रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक बताना हो तो ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। इसके मात्रक के लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, ये हो जाएगा। बट्टी में क्या दिया गया है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, तो आप बता सकते हैं कूलाम प्रति मीटर। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग विमी सूत्र की बात करें, इसका अगर आपको विमी सूत्र ज्ञात करना है तो विमी सूत्र के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया था सबसे पहले क्या आवेश, आवेश का विमी सूत्र होता है AT, इतना हो जाएगा। बट्टे में है लंबाई, लंबाई के लिए विमी सूत्र होता है आपका L, इतना। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये L ऊपर आएगा तो L की पावर हो जाएगा -1, क्योंकि अभी यहाँ पर पावर कितनी होगी +1। जब इससे आप ऊपर लाएंगे तो पावर में माइनस लग जाएगा।
इसके अलावा दिया गया है T और A, इतना। तो ये यहाँ पर जो है रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में परिभाषा लिखनी हो तो आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का सेकंड यानी कि पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण याद रखिएगा, जब आवेश जो है किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित रहता है तो ये जो है पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है, तब यह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। वितरण कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब आवेश किसी सतह पर फैला होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो है समतल आवेशित चादर, समतल आवेशित चादर, और इसके अलावा बता सकते हैं आवेशित चालक गोला, आवेशित चालक गोला, इस तरीके से। तो यहाँ पर बात हुई है आवेशित समतल चादर की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप आवेशित समतल चादर प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आवेशित समतल चादर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो जाएगा। इस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से। तो ये कहलाता है आपका पृष्ठ आवेश वितरण, इस तरीके से। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग आवेशित चालक गोले की बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए ये एक आवेशित चालक गोला दिया गया है और इस पर आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है, इस प्रकार से। तो ये कहलाता है आपका पृष्ठ आवेश वितरण, इससे बोला जाता है पृष्ठ आवेश वितरण। इसी से संबंधित टॉपिक है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होता है आवेश बट्टे क्षेत्रफल। आवेश को हम लोग लिखते हैं Q से, क्षेत्रफल को लिखते हैं A से। अगर आपको इसकी परिभाषा बतानी है तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है डायरेक्ट। आप बताएंगे आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा
अगर यहाँ पर इसका हम लोग मात्रक ज्ञात करते हैं तो मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। प्रति क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसका विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं, विमीय सूत्र, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो आवेश, आवेश के लिए होता है AT, इसके अलावा क्षेत्रफल के लिए होता है L स्क्वायर इतना, यानी कि इसे ध्यान दीजिए जब L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L की पावर हो जाएगी -2। इसके अलावा दिया गया है TA, तो ये यहाँ पर जो है पृष्ठ आवेश घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं और इस फॉर्मूले की सहायता से इसकी परिभाषा बता सकते हैं। इस फॉर्मूले की जरूरत आपको न्यूमेरिकल में भी पड़ेगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला, यानी कि आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? आयतन आवेश वितरण के लिए याद रखिएगा कि जब आवेश जो है किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला होता है तो उसे बोला जाता है आयतन आवेश वितरण। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है, तब यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तब यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर जैसे कुचालक गोले पर आवेश, जैसे कुचालक गोले पर आवेश, कुचालक गोले पर जो आवेश होता है उससे आप बता सकते हैं आयतन आवेश वितरण। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक कुचालक गोला दिया गया है इस प्रकार से, तो इस पर जो आवेश होगा वो एक समान रूप से फैला होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन अब की बार जो आवेश होगा ये इसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर जो आवेश है इस कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन में जो है एक समान रूप से यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अब की बार यहाँ पर जो है ये इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेश जो है वो एक समान रूप से इस गोले के संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है, तो इसे बोला जाता है आयतन आवेश वितरण। इसी से संबंधित टॉपिक है आपका आयतन आवेश घनत्व। अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व के बारे में। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को हम लोग लिखते हैं रो से। इसका फॉर्मूला होता है आवेश बट्टे आयतन, आवेश बट्टे आयतन। आवेश को लिखते हैं Q से, आयतन को लिखते हैं V से। इस तरीके से अगर परिभाषा की बात करें तो आप बता सकते हैं कि आवेश
और आयतन के अनुपात को बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका आप मात्रक ज्ञात करें तो मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, आवेश यानी कि कूलाम बटे में आयतन यानी कि मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसके अलावा अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र तो आवेश के लिए आप यूज करेंगे ए टी। इसके अनुसार बट्टे में है आयतन, आयतन का होता है एल क्यूब, इतना आया। ये जब ऊपर जाएगा तो एल की पावर हो जाएगा -3। इसके अलावा टी ए इतना आपको दिया गया है, तो ये यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं, इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं और इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।